वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन। और हम आज आपके साथ स्टार्ट कर रहे हैं अपना पहला सेशन, जिसके अंदर हम लोग जो पढ़ेंगे उसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ इंड एएस। ठीक है, तो कुछ भी ज़्यादा मुश्किल नहीं, बिल्कुल ध्यान से सुनते जाना बात को, सारी बात समझ में आएगी। ठीक है भाई, पहले तो ये बताओ कि ये इंड एएस जो आए, ये इंड एएस क्या है, तो हम थोड़ा सा उसका हिस्टोरिकली उस टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। तो आपके पास जो कॉपी है आप उसके अंदर ये ड्रॉ करेंगे। पहले अपना हेडिंग तो लिख ही दें, एप्लीकेशन ऑफ इंड एएस। उसमें फर्स्ट टॉपिक लिखें हिस्ट्री। सोचा ना था कि पहली क्लास में पहली ही चीज हिस्ट्री बताई जाएगी। कमाल हो गई बात। ये तो बताओ, एफआर की क्लास ज्वाइन की है, हिस्ट्री से स्टार्ट हो रही है। तो हम इसके अंदर आपको क्या बताएंगे, आप पहले देख लीजिए। मैंने अपनी लैंडस्केप में, अगर आप कॉपी में लिख लेंगे तो अच्छी बात है। अगर आपके पास हमारे रजिस्टर पहुंच गए हैं तो आप उनका प्रयोग भी कर सकते हैं, नहीं तो आप जैसे करना चाहें वैसे कर सकते हैं। शुभांगी तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या क्या हुआ। हम इस तरह डेट, एक टाइमलाइन बना रहे हैं और उस टाइमलाइन के तहत हम लोग अपने पास आगे लिखते जाएंगे। सबसे पहली घटना जो घटित हुई वो 1970 में घटना घटित हुई। 1970 में, जब तुम पिछले जन्म में थे या उससे भी पिछले जन्म में थे, तब की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो 1970 में क्या हुआ, जो यूरोप के नेशंस थे वो क्या हो गए, दे गॉट टुगेदर एंड मेड यूरोजोन। तो सबसे पहले 1970 में जो यूरोप के देश थे, यूरोप के, उन्होंने क्या किया, वो इकट्ठे होकर क्या बनाया, उन्होंने यूरोजोन, जिसके अंदर उन्होंने कॉमन करेंसी रखी, यूरो। उन्होंने एक अपनी कॉमन करेंसी बना दी और उसी के अंदर उन्होंने एक और भी अपना गोल बना दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास एक कॉमन फाइनेंशियल लैंग्वेज ऑफ रिपोर्टिंग का उन्होंने गोल रखा। उन्होंने कहा हमारा एक कॉमन गोल हो कि हमारी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की लैंग्वेज एक हो जाए। तो सबसे पहला 1970 में यूरोजोन में यह गोल बनाया गया और उसी के गोल के तहत एक कमेटी बना दी गई, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कमेटी, IASC was formed। तो मुझे फटाफट से बताओ कि IAS की शुरुआत यूरोप के देशों ने मिलकर के की थी, जिसमें उनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम एक कॉमन लैंग्वेज बनाना चाहते हैं ताकि सारे यूरोप के जो देश हैं वो सब एक जैसे काम करें। इट स्टार्टेड इश्यूइंग IAS। क्या यहीं से नाम पड़ा IAS? तो IAS 1, 2 ऐसे करके उन्होंने अपने पास IAS जारी करने शुरू कर दिए और दीज वर रिकमेंडेटरी। क्या ये मैंडेटरी थे? नहीं नहीं, जब शुरुआत में आए तो दीज वर रिकमेंडेटरी। तो यहां पर 1970 में ये सबसे पहली घटना घटित हुई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, चलते
चलते चलते अब आया है कुछ और, अब आ गया 1981। अब कौन आ गया? 1981। 1981 में आईसीएआई को भी लगा कि भाई ये जो बात कर रहे हैं वो ठीक है, और आईसीएआई ने भी बना दिया, क्या बना दिया? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जिसका नाम है एएसबी। हमारे इंस्टीट्यूट की एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी एक कमेटी है ये, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ठीक है। और इट स्टार्टेड इशूइंग, बताओ जी इसने क्या स्टार्ट करने शुरू कर दिए? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और ये भी क्या थे? दीज वर रिकमेंडेटरी। क्या ये भी रिकमेंडेटरी थे? द आंसर इज यस। इतना ही ठीक है, चलो। इसका मतलब ये कि हमारे पास ऐसा हुआ, और फिर उसके बाद अगली भी डेट आ गई। हम और आगे चलते हैं कि इंडिया में, मैंने इंडिया वाली बात को भी साथ में डाल दिया। फिर इसके बाद एक और घटना घटित हुई जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट थी, 1983। ये आपको कोई एग्जाम में नहीं आने वाले, लेकिन पता होना चाहिए ना, कोई पूछ ले आपको तो आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो मैं कोई लंबी चौड़ी हिस्ट्री नहीं बता रहा। क्या हुआ? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन, IOSCO was formed. It was, या it is rather, अभी भी है ये, it is just like SEBI of world। ओ, इसका मतलब क्या ये सेबी ऑफ द वर्ल्ड है? हाँ, जैसे सेबी ऑफ इंडिया है ना, तो वैसे मैंने आपको कंपैरिजन के लिए बता दिया, ये सिक्योरिटीज को मैनेज करती है वर्ल्ड वाइड। इंडिया इज मेंबर ऑफ आईओस्को। तो इंडिया भी उसका एक मेंबर है, यानी कि हम इस संस्था के मेंबर हैं। इसने जब ये फॉर्म हुआ तो क्या किया? इट हैड मल्टीपल गोल्स, वन ऑफ देम was better mandatory reporting of फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो बताओ भाई, किसका गोल था कि मैंडेटरी हो जानी चाहिए रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और वो भी बेटर होनी चाहिए? तो ये गोल किसका था? ये गोल आईओस्को का था। उनका कहना था कि ये होने चाहिए, और इसी गोल को उन्होंने पूरा करने के लिए, मैंडेटरी करने के लिए ऐसा करना स्टार्ट किया। तो ये इट्स अ काइंड ऑफ सेबी। इसका मतलब हम अपने पास इसके लिए बाउंड हैं। तो इंडिया चूंकि इसका मेंबर स्टेट है तो हम इसलिए बाउंड हैं। तो उसके इस गोल का, बड़े सारे गोल थे, उसमें उसका एक गोल था कि हम इसके अंदर क्या करेंगे? हम मैंडेटरी रिपोर्टिंग करेंगे ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम और आगे देखते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। ब्लैक पेन से ही ठीक है। ईयर 2000, अब आ गया ईयर 2000। तो ईयर 2000 में क्या होगा? यहां पर क्या हुआ? IASB इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड वॉज फॉर्म्ड। और फिर क्या हो गया इसके अंदर? इट स्टार्टेड इशूइंग IFRS इंटरनेशनल
फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो ईयर 2000 से हमारे पास इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स स्टार्ट हुए, IFRS स्टार्ट हुए। इट्स अडॉप्टेड IAS ऑल्सो। तो इसका मतलब क्या, इसने गोद में ले लिए IAS भी? हां, टिल देन 41 IAS वर एग्जिस्टिंग। तो मुझे फटाफट से बताओ, जब ये बोर्ड बना तो इसने अपने पास कितने स्टैंडर्ड IAS के अपने पास गोद ले लिए? इसने 41 स्टैंडर्ड, जो कि पुरानी बॉडी थी, उस बॉडी के 41 स्टैंडर्ड्स को अपने साथ गोद में ले लिया कि ठीक है भाई, हम अपने पास इनको भी इशू करेंगे। यहां से वर्ष 2000 से IFRS का नाम आया, पहली बार नाम आया, उससे पहले कुछ नहीं था। और इसके पीछे कारण क्या था? उसके पीछे 1983 की ये ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने इस को फॉर्मुलेट किया था। ये उसी के एफर्ट्स थे हमारे पास यहां से आए। IFRS 1, 2 इस तरह से वर इशूड। इस तरह से IFRS भी स्टार्ट हो गए। तो अब हमारे को फटाफट से बताओ, इंटरनेशनली बताइए क्या चीजें हो गई इंटरनेशनली? तो इंटरनेशनली हो गए, एक तो IAS जो कि एग्जिस्ट करते हैं 1 से लेकर के 41 तक, कई हट चुके थे, और इसी के साथ IFRS भी आ गया, 1 से लेकर ऐसे करके चलते जा रहे हैं। आज की डेट तक ये 17 तक आ चुके हैं। मैं इसको लिखूं कि नहीं लिखूं, आई कैन नॉट से, बिकॉज चलो लिख देते हैं 17। बाकी इसके अंदर धीरे धीरे आगे आगे बढ़ते जाएंगे। कुछ कुछ IAS हटते जा रहे हैं, जैसे जैसे IFRS आते जा रहे हैं, तो कुछ कुछ IAS उसमें से हटते जाएं, बिकॉज दे आर बीइंग इंप्रूव्ड। तो उनके IFRS आ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली IAS जो है वो रिमूव किए जा रहे हैं। खैर, यहां तक भी पहुंच गए, यहां तक भी कोई दिक्कत की बात नहीं थी। अब इंडिया पर दबाव था। अब इंडिया पे दबाव किस चीज का था? इंडिया पे दबाव था कि साहब आप भी अपने देश के अंदर इनको अप्लाई करिए। तो इंडिया में सबसे पहले 2006 में G20 summit was held and India committed itself for IFRS। तो बताओ इंडिया ने कब अपने आप को कमिट किया? G20 नेशन से ग्रुप 20 नेशंस का समिट हो रहा था ऑस्ट्रेलिया में, वहां इंडिया ने अपने आप को कमिट कर दिया कि मैं भी अपने देश में IFRS लेकर आऊंगा। तब हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे मनमोहन सिंह, तो उनकी टीम गई थी ऑस्ट्रेलिया में, उन्होंने यहां पर अपनी कमिटमेंट दे दी कि हां हम भी अपने पास IFRS लेकर आएंगे। लेकिन बाय कन्वर्जेंस, तो इंडिया में क्या IFRS एज इट इज आ जाएंगे या कन्वर्जेंस के थ्रू आएंगे? तो यहां पर लिखें कन्वर्जेंस मीन्स नॉट एज इट इज बट विद माइनर or few changes to suit economic environments। भाई अपने देश के लॉज, अपने देश की जो समस्याएं हैं उसके मुताबिक सूट करते हुए हम अपने पास उन्होंने कहा कि हम अपने पास कन्वर्जेंस कर डालेंगे, और कन्वर्जेंस का गोल उन्होंने सेट कर दिया। तो यहां पर आकर के इंडिया जो था वो हमारे पास बाउंड हो गया। अब उसके अलावा इस बार क्या हुआ? इसके अलावा 2006 में ही एक और घटना हुई। MCA नोटिफाइड कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2006। यहीं पर ही
एमसीए ने जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे उनको उन्होंने यहां पर लागू कर दिया, यानी AS 1, 2 ऐसे करके 29 तक आ चुके थे और इन्हें लागू कर दिया। तो क्या इंडिया में हेंस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बिकम मैंडेटरी। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या हो गए इंडिया में, मैंडेटरी हो गए। असल में 2006 में जब इंडिया ने अपनी कमिटमेंट दिखाई तो गवर्नमेंट को यह काम तो करना ही था ना, तो उन्होंने सबसे पहले तो अपने जो एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स थे उन्होंने क्या कर दिया, उन्हें मैंडेटरी कर दिया। तो यहां सबसे पहले यही चीज आई। फिर और भी काम चलता रहा और फिर आ गया 2015 और यहां पर क्या किया, एमसीए ने नोटिफाइड कंपनी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रूल्स 2015। यहां पर हमारे पास ये रूल्स आ गए जिसके अंदर it was called in short Ind AS। तो इसका मतलब इंडिया में 2015 में Ind AS मैंडेटरी कर दिए गए। These were applied to few selected companies and auditors of such companies। तो मतलब ऑडिट करने वालों को भी Ind AS चेक करने पड़ेंगे और कंपनी को भी Ind AS अपने पास लगाने पड़ेंगे। तो यहां पर 2015 में ऐसी घटना घटित हुई। तो मैंने शॉर्ट में आपको एक समरी बना दी, एक हिस्ट्री की शीट दे दी कि किस तरह से हमारे पास हम इंडिया में यहां तक पहुंचे। उसके लिए प्रमुख घटनाएं ये थी। क्या ये एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, तो यहां लिखे नॉट रेलेवेंट फॉर एग्जाम। लेकिन ये आपको मन की संतुष्टि देगा, ये आपको बताएगा कि हाँ ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि अगर कोई पूछे आपसे तो आपको पता है, ब्रीफ टाइमलाइन पता है कि कहां से लेकर कहां तक ऐसा ऐसा हुआ। क्या मैं इसका प्रिंट आउट ले लूं? ये प्रिंट आउट आपको LMS पर मिल भी जाएगा। हाँ, काजल, एक बार मैं उन्हें बोलता हूं, चेक करेंगे। काजल, शुभांगी और नंदिनी, आप देख रहे हैं क्या? शुभांगी, वो लोग चेक कर रहे हैं। तो आइए अब मेरे साथ साथ। तो ये हमारे लिए कोई एग्जाम का काम नहीं था, मैंने इसको ब्रीफली आपके साथ डिस्कस कर दिया। क्या हम आगे चल सकते हैं? सेकंड पॉइंट पर आते हैं। ये आज हम बिल्कुल एक इंट्रोडक्टरी क्लास लगा रहे हैं, इसके अंदर कोई ज्यादा हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा पहली क्लास के अंदर हम थोड़ा सा आमतौर पे बच्चों को टाइम देते हैं कि उनको आइडिया लग जाए कि हाँ कैसे क्लास चल रही है। दूसरा पॉइंट क्या आता है कि व्हाट आर द गोल्स ऑफ IFRS। अगर कोई पूछ ले भाई IFRS मुख्य रूप में कैसे हैं, तो दीज आर द फीचर्स ऑफ IFRS। तो एक बात बताओ, जो फीचर्स ऑफ IFRS है वही फीचर तो Ind AS के भी हो जाएंगे, क्योंकि Ind AS IFRS पर ही बेस्ड है। फिर भी मैं ये बात लिखवाऊंगा। तो अब आपसे अगर कोई पूछ लेता है भाई तुम इतने सारी 130 क्लासें लगा के आते हो IFRS Ind AS पढ़कर, बताओ भाई IFRS में ऐसा क्या विशेष है, तो आपको कोई जवाब देने लायक तो स्थिति होनी चाहिए ना। कोई आप कहीं गए हैं, शादी पर गए हैं, वहां खाना खा रहे हैं, एक भाई साहब आ गए, उन्होंने कहा सुना IFRS बड़ा हंगामा हो रहा है। भाई ये क्या है, ये AS से कहां डिफरेंट है? तो आप ये तो नहीं कहोगे आओ मैं तुम्हारे को IFRS 1 से शुरू करता हूं समझाना ये क्या है, ऐसा तो कर नहीं सकते। यू नीड टू गिव वेरी शॉर्ट एंड क्लियर आंसर कि इसमें ऐसा क्या है। वी मस्ट अंडरस्टैंड, क्योंकि यही हमारे गोल भी हैं, यही हमारे फीचर भी हैं। तो नंबर 1 सुनिए जरा।
these IFRS are principle based standards। इसका मतलब आप इनमें पाएंगे कि हम किसी प्रिंसिपल के मुताबिक काम कर रहे हैं। हम वो प्रिंसिपल्स भी बताएंगे, IFRS 1 में आएंगे, जब इंड AS 1 पे आएंगे तो प्रिंसिपल्स बताएंगे। इसका नाम बड़े प्रिंसिपल के हिसाब से चलेंगे, रूल नहीं बेस्ड। दीज आर नॉट रूल बेस्ड, दीज आर नॉट रूल बेस्ड बट प्रिंसिपल बेस्ड। अब आप कहेंगे साहब ये बात पूरी थोड़ा ठीक से बताओ, रूल बेस्ड नहीं है प्रिंसिपल बेस्ड है का क्या मतलब हो गया? मैं आपको और बता देता हूं, US GAAP इज रूल बेस्ड। तो US GAAP जो है वो रूल बेस्ड है, पर IFRS जो है प्रिंसिपल बेस्ड है। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि अगर मान लीजिए मैं कहूं कि लीज के अंदर चेक इकोनॉमिक लाइफ, हम इकोनॉमिक लाइफ को चेक करते हैं, which should be approximately equal to lease term। अब मुझे ये बताओ, ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है ये कोई रूल बेस्ड है कि प्रिंसिपल बेस्ड है? दिस इज प्रिंसिपल बेस्ड। इसका मतलब हमने अपने पास एक प्रिंसिपल की बात करी कि भाई ठीक है ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। आपको सोचना पड़ेगा हर बार, ये प्रिंसिपल बेस्ड है कि अप्रॉक्सीमेटली का मतलब क्या हो गया, इसमें जजमेंट इन्वॉल्व हो गई। हमारा गोल ये हो गया कि भाई ये लगभग बराबर होने, ये चेक करना है। वेयर एज अगर मैं यूएस की बात करता हूं तो वो क्या कहते हैं, लीज में चेक इकोनॉमिक लाइफ which should be approximately 90% equal to lease term। अब मुझे ये बताइए क्या यूएस गैप में, ये यूएस गैप है, जब उन्होंने 90% कह दिया इसका मतलब उन्होंने आपका जजमेंट का स्कोप खत्म कर दिया। जजमेंट का स्कोप इज लेस, जजमेंट स्कोप इज लेस, क्योंकि उन्होंने आपको क्लियर कट बता दिया भाई हम 90% को देखते हैं, यहां क्या हम 80% को भी देख सकते हैं। तो ये बेसिकली प्रिंसिपल बेस्ड है, जबकि ये प्रिंसिपल बेस्ड नहीं है। इसका मतलब हमारे स्टैंडर्ड्स में आपको बहुत ज्यादा प्रिंसिपल का पालन करना पड़ेगा। इसी बात को मैं किसी और प्रकार से भी लिखना चाहता हूं, हालांकि वो सेकंड पॉइंट नहीं है लेकिन फिर भी सेकंड लिख दिया। हेंस IFRS इन्वॉल्व्स लॉट्स ऑफ जजमेंट। तो मुझे फटाफट से बताओ, जब आप स्टैंडर्ड पढ़ोगे तो क्या उसमें बार बार जजमेंट आपको लगानी पड़ेगी? तो मुझसे ये ना कहना सर ये कितने पर होगा, तो बोलूंगा भाई ये आपको फैक्ट्स ऑफ द केस में खुद सोचना पड़ेगा। तो इसका मतलब हम इसमें जजमेंट बेस्ड ज्यादा होंगे। फिर और हमारे पास क्या चीज है, IFRS R फॉर सब्सटेंस ओवर फॉर्म। हम सब्सटेंस ओवर फॉर्म के लिए ही काम करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में डिबेंचर्स आर, फटाफट से बताओ डिबेंचर्स क्या है? डिबेंचर्स आर कैपिटल और इक्विटी और लायबिलिटी। आप इसे क्या समझते हैं? डिबेंचर्स जो हैं वो कैपिटल और लायबिलिटी में दोनों में से क्या मैं क्लासिफाई करूं? तो भाई आप कहेंगे साहब डिबेंचर्स तो बचपन से लेकर आज तक पढ़ते रहे, अमन ने तो बता भी दिया, शुभम ने भी बता दिया, कल्पेश ने भी बता दिया। उन्होंने कहा साहब दिस इज लायबिलिटी। आपने बिल्कुल ठीक कहा, बट मैं आपसे कहना चाहता हूं
डिबेंचर्स कैन बी कैपिटल ऑल्सो बेस्ड ऑन सब्सटेंस। ओ, इसका मतलब आपको सब्सटेंस देखना है, सच्चाई देखनी है, सच्चाई। इसका मतलब बेस्ड ऑन सच्चाई। फॉर्म क्या होता है? शक्ल। आपने सच्चाई को देखना है, शक्ल को नहीं देखना है। इसका मतलब यह हो गया कि शक्ल उसकी मान लीजिए लायबिलिटी जैसी है, पर यह हो सकता है वो कैपिटल भी हो। तो आप अपने स्टैंडर्ड में बार बार चेक करेंगे कि यह सब्सटेंस ओवर फॉर्म में क्या हो रहा है। तो आप पाएंगे कि हमारे स्टैंडर्ड कभी भी किसी को नाम से क्लासिफाई नहीं कर देंगे। जैसे मैं बोलूंगा ये इक्विटी शेयर कैपिटल है, तो आप कैपिटल नहीं बोल देंगे, इट कैन बिकम लायबिलिटी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी की कैपिटल जो है वो रिफंडेबल होती है, तो इसमें फ्यूचर लायबिलिटी का नहीं महसूस हो रहा। किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी की कैपिटल रिफंडेबल होती है, यानी कैपिटल विल बी रिफंडेड। तो इसमें रिफंडेबल होने का जो फीचर है दैट मेक्स इट लायबिलिटी। लेकिन नाम उसका क्या है? नाम है उसका इक्विटी कैपिटल। तो इक्विटी कैपिटल देखकर तो यही लगता है कि कैपिटल है, लेकिन उसके फॉर्म पर मत जाओ, उसकी सच्चाई पर जाओ, क्योंकि ये रिफंडेबल है, इसलिए हम उसे क्लासिफाई कैसे करते हैं? हम बोलते हैं ये लायबिलिटी है। इसका मतलब हम लोग सब्सटेंस ओवर फॉर्म का पालन करेंगे। हम बोलेंगे साहब इसके अंदर हमें सब्सटेंस का काम करना है। फिर इसके अलावा IFRS यूज फेयर वैल्यूज एट लॉट्स ऑफ प्लेसेस। जगह जगह फेयर वैल्यूज का इस्तेमाल होता है। इसका मतलब यह कि हम बार बार बोलेंगे इसको फेयर वैल्यू पर लेकर आओ, इसको फेयर वैल्यू पर लेकर आओ। क्या मैं कह सकता हूं यह हमारा आने वाला फ्यूचर है? फ्यूचर ऑफ वैल्यूअर्स। बड़े सारे लोग आने वाले समय में वैल्यूअर्स बन जाएंगे, क्योंकि IFRS जगह जगह पर फेयर वैल्यू मांगता है। अगर आपको पता हो, आई डोंट नो आप लोग अभी आजकल दफ्तर में काम कर रहे हैं कि नहीं, क्या शेड्यूल 3 में आपने फेयर वैल्यू किससे निकलवाई है? हु हैड कैलकुलेटेड? ये फैक्ट मेंशन करना पड़ रहा है। ये अमेंडमेंट अभी आई है। ये अमेंडमेंट कब आई है? 18 मार्च 2021 को आई है। तो 18 मार्च को एक अमेंडमेंट आई, फेयर वैल्यू किसने निकाली है इसको मेंशन करना पड़ेगा। तो मुझे यह बताइए, क्या ये आपको घटना यह नहीं बताती है कि आने वाले समय में फेयर वैल्यूज के ऊपर घपले होंगे? इस वजह से अभी तो उन्होंने सिर्फ यह कहा है कि बताओ भाई वो रजिस्टर्ड वैल्यू है कि नहीं है। आने वाले समय में फेयर वैल्यू के ऊपर भी स्टैंडर्ड आ जाएंगे, फेयर वैल्यू के ऊपर भी कानून आ जाएंगे, क्योंकि IFRS जगह जगह पर फेयर वैल्यूज का यूज करता है। इसका मतलब वी मस्ट नो कि इतना बार फेयर वैल्यूज वर्ड सुनेंगे आप हमारी क्लासों में कि आप कहोगे तो भाई बहुत बढ़िया धंधा होने वाला है। अगर आप फेयर वैल्यूज वैल्यूअर हैं तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। इंस्टीट्यूट इसका एक कोर्स भी करवाता है फेयर वैल्यूएशन का, अगर आप वो करना चाहें कर सकते हैं। इसके अलावा हम और भी बात करेंगे। शुभांगी बेटा वो चेक कर रहे हैं, उसके अंदर अगर मान लो कोई दिक्कत है तो कोई बात नहीं। इसके अलावा फोकस ऑफ IFRS इज ऑन consolidated फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वो कहता है हमेशा हमें कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स पर देखना चाहिए। इसका मतलब IFRS कम इंपॉर्टेंस देते हैं। IFRS गिव वेरी लो इंपॉर्टेंस टू सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो मुझे ये बताओ, हमारे स्टैंडर्ड रिलायंस इंडस्ट्री के
फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ज्यादा रिपोर्टिंग, ज्यादा फोकस किस पर कर रहे होंगे? वो उनके कंसोलिडेटेड पर कर रहे होंगे, क्योंकि गड़बड़े इधर से ही होती हैं। दो सेपरेट स्टेटमेंट्स के अंदर ही तो हम गड़बड़े करते हैं आपस में ट्रांजैक्शन करके, और यहां पर वो ट्रांजैक्शन एलिमिनेट हो जाती हैं। इसलिए हमारा फोकस यहीं पर होने वाला है। अब जगह जगह पर पाएंगे, मैं कहीं भी रिपोर्टिंग की बात करूंगा तो होगा, आप कहेंगे कि साहब ये कंसोलिडेशन की चर्चा बार बार क्यों करते हो? क्योंकि यही हमारा फ्यूचर है, हम इसी के कंटेक्स्ट में काम करने वाले हैं। एंड यू विल फील इन द ऑफिस ऑल्सो कि ये चीजें जितनी बार मांगी जाती हैं, इससे लगेगा कि हाँ भाई ये तो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, जो पहले कभी नहीं था, आजकल ये इंपॉर्टेंट बहुत हो गया। ठीक है ना, क्योंकि ये आईएफआरएस का मुख्य गोल है, यानी उसका ये मेन काम है कि हमको ऐसा ही करना है। इसके अलावा आप पाएंगे disclosures have increased a lot in IFRS. IFRS में डिस्क्लोजर बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, बहुत सारे डिस्क्लोजर्स जो हैं वो इंक्रीज हो गए हैं। तो आप पाएंगे कि पेज ही पेज भरे हुए हैं डिस्क्लोजर, ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो। इसीलिए तो आपके पेपर का नाम भी क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं है आपके पेपर का नाम। आपके पेपर का नाम क्या है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इसका मतलब आप यहां पर ये सब सीखेंगे कि क्या क्या डिस्क्लोजर्स होते हैं और क्या क्या डिस्क्लोजर्स हमारे पास नहीं होते हैं। ये हमारे मुख्य फीचर्स हैं। अगर कोई आपसे पूछ ले, अगेन नॉट रेलेवेंट फॉर एग्जाम, बट ऑफ कोर्स आपको पता होने चाहिए थे। थर्ड बात करते हैं कन्वर्जेंस ऑफ आईएफआरएस एंड इंड एस। अच्छा मुझे ये बताओ, जब मैं आईएफआरएस बोलता हूं तो क्या आईएफआरएस के साथ आईएएस भी अंडरस्टूड है? हां, ये दोनों हमेशा इकट्ठे ही माने। मैं अगर कभी आपको अकेला बोल भी दूं आईएफआरएस, तो इसका मतलब आईएएस भी साथ में ही है, क्योंकि हमने गोद ले लिए थे ना उनको। तो आईएएस भी हमारे ही बच्चे हैं, हम ही ने गोद लिया हुआ इनको। ठीक है, तो आईएफआरएस और आईएएस एक ही बात है। तो मैं अगर इनकी कन्वर्जेंस की बात करता हूं इंड एस के साथ, तो मतलब मैं बात कर रहा हूं कि इंडिया में जब ये आए तो क्या हुआ। लिखें इंड एस आर exactly same as IFRS, IAS, except few changes. Hence, due to these few changes, we call Ind AS as converged IFRS ऑब्लिक IAS। अगर ये चेंजेस ना होती, इफ इंडिया had made no change, it would be called that India has adopted IFRS ऑब्लिक IAS। तो तब किस वर्ड का अडॉप्ट यूज होता? तब अडॉप्ट वर्ड का यूज होता। बट इंडिया हैज नॉट अडॉप्टेड। IFRS, इट हैज कन्वर्ज्ड। क्या आपको मीनिंग समझ में आ रहा है कि हमने अडॉप्ट नहीं किए हैं, हमने कन्वर्ज किए हैं। हेंस फ्यू डिफरेंसेस एग्जिस्ट बिटवीन इंड एस एंड IFRS, IAS। तो हमारे पास कुछ चेंजेस एग्जिस्ट करती हैं। अब मुझे आप कहेंगे साहब वो चेंजेस कौन कौन सी हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। एक है सिग्निफिकेंट चेंजेस, जो बड़ी सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं, तो उनको हम बोलते हैं अपने पास कार्व इन और कार्व आउट। कार्व इन मतलब
नया पॉइंट डाला, और कार्व आउट का मतलब है पॉइंट हटाया जो सिग्निफिकेंट है। इसका मतलब कोई पॉइंट या तो इंडिया वालों ने नया डाल दिया या इंडिया वालों ने कोई पॉइंट हटा दिया। आपके कोर्स के लिए 6 डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं फॉर सीए फाइनल। तो इसका मतलब आईएफआरएस में और हमारे इंड-एएस में कितने डिफरेंसेस हैं? सिर्फ 6 डिफरेंस है। मैं किन की बात कर रहा हूं? सिग्निफिकेंट चेंजेस की। इसका मतलब सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस जो है वो सिर्फ 6 हैं और कुछ नहीं है। तो आपको ये 6 डिफरेंस पता होने चाहिए, वो कौन कौन से हैं। इसके अलावा नॉन सिग्निफिकेंट डिफरेंस, कौन कौन से नॉन सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस हैं? ये तो बड़े सारे हैं। मेनी सच डिफरेंसेस। तो वो हमारे पास मेनी सच डिफरेंसेस में कौन कौन से हैं, जरा उनके बारे में ही बात करते हैं। आईएफआरएस एंड आईएस कॉल बैलेंस शीट एज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। But Ind-AS calls it बैलेंस शीट। क्या ये डिफरेंस सिग्निफिकेंट लग रहा है कि बैलेंस शीट का नाम इंडिया में हम लोग बैलेंस शीट बोलते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग उसका नाम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बोलता है। ऐसे ही हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का है कि इंडिया में हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरनेशनल बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो ऐसे डिफरेंसेस हैं। These differences are in names only. तो क्या ये कोई सिग्निफिकेंट है? The answer is no. Similarly for P&L also. Difference exists. उसके लिए भी ये डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। अच्छा, इसके अलावा मतलब ये हर स्टैंडर्ड में कई कई जगह आता है, तो अगर इनको हम गिनेंगे तो बड़े सारे डिफरेंस हो जाएंगे ना। हर स्टैंडर्ड में ये डिफरेंस आ रहा होगा तो ऐसे तो बड़े सारे डिफरेंस हो जाएंगे। तो हमने कहा वो डिफरेंसेस को काउंट करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये सिग्निफिकेंट नहीं है। दूसरा है रिमूवल ऑफ ऑप्शंस। रिमूवल ऑफ ऑप्शंस ये क्या है? IFRS gives multiple treatment oblique alternatives or options to do a specific treatment। भाई IFRS कहते हैं आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो क्या वो सारे ठीक हैं? अगर IFRS आपको मल्टीपल ट्रीटमेंट्स दे रहा है कि आप ट्रीटमेंट 1 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, तो क्या सारे IFRS हैं? द आंसर इज यस, क्योंकि IFRS ये अलाउ करता है। बट इन Ind-AS we have removed lots of alternatives। तो ये बताओ, ऑल्टरनेटिव रिमूव करने से क्या हम IFRS से डिफरेंट हो जाएंगे? सोचिए आराम से, क्या ये सिग्निफिकेंट डिफरेंस है? आपको कहा जाता है कि ऐसा है कि आप अपने पास चाहो तो बैलेंस शीट को लिक्विडिटी में भी बना सकते हो या परमानेंस के ऑर्डर में भी बना सकते हो। और एक कंपनी ने उठाकर उसको कहा कि नहीं, अब हमारे Ind-AS ने कह दिया हम तो उसे परमानेंस के ऑर्डर में बनाएंगे, तो क्या हमारी बैलेंस शीट अलग हो गई? नहीं। द आंसर इज, क्या दिक्कत है उसके अंदर? हमने एक ऑप्शन को हटा दिया ना, लेकिन जो ऑप्शन बची हुई है वो IFRS की तो बची हुई है। इसका मतलब इससे भी कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आ रहा।
ओके तो जहां सिग्निफिकेंट डिफरेंस है वो तो फंडामेंटली चेंज होगा, वो सिर्फ 6 ही आ रहे हैं इसके अंदर। फिर इसके अलावा रिमूवल ऑफ फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन ट्रीटमेंट, इन इंड-एएस। भाई इंड-एएस में फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन कैसे होगी उसका ट्रीटमेंट भी हमने रिमूव कर दिया। क्यों कर दिया? बिकॉज इट इज गिवन बाय एमसीए, क्योंकि एमसीए ने अपना ट्रीटमेंट बता दिया कि फर्स्ट टाइम कैसे होगा, तो हमने कहा ठीक है, जब फर्स्ट टाइम बता ही दिया उसके अंदर तो हर स्टैंडर्ड में लिखना पहली बार अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पहली बार अप्लाई करेंगे तो क्या होगा। हमने वो ट्रीटमेंट हटा दिया क्योंकि हमने उसको अपने पास एमसीए ने फर्स्ट टाइम के लिए। तो क्या ये भी कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है? द आंसर इज नो, क्योंकि फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन का डिफरेंस जो है वही है और कुछ नहीं है, और वो भी यहां पर हमारे पास आईएफआरएस में है, हमने उसे एमसीए ने बता दिया, तो इसका मतलब कोई डिफरेंस उसके अंदर भी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो कुल मिलाकर के मुझे बताओ, जब भी मैं आपसे बोलूंगा आईएफआरएस के साथ डिफरेंस, तो आपको कहां पर फोकस करना है? इन 6 डिफरेंसेस पर फोकस करना है जिनको हम कार्व इन कार्व आउट बोलते हैं। ओके अगेन, क्या ये मेरे पास एग्जाम में ऐसा आएगा? आई कैन नॉट से कि एग्जाम में कार्व इन कार्व आउट आएगा, वो पूछेगा, ये थ्योरी नहीं पूछेगा, लेकिन वो 6 डिफरेंसेस पर सवाल पूछता है। इसका मतलब हमको उसके बाद जब हम पहुंचेंगे तो आपको ना कार्व इन क्या होते हैं, कार्व आउट क्या होते हैं बताना नहीं पड़ेगा। ये थ्योरी आपका एक बैकग्राउंड तैयार कर रही है कि ये वर्ड्स आपको यूज करेंगे हम जब क्लासेस में, तो आपको पता होगा ये क्या बोल रहे हैं। ओके तो ये हमने अपने पास एक बेसिक स्टार्टिंग क्लास लगा रहे हैं ना, कि यहां से हम शुरू कर रहे हैं। मैं ऐसे ही बोलूंगा इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी कभी होती थी, या मैं बोलूंगा आईओस्को होता था, इंडिया ने अडॉप्ट नहीं किए, कन्वर्ज किए हैं, और ये फिर हमने कहा एमसीए ने ऐसा ऐसा कर दिया। दीज आर ऑल थ्योरेटिकल पॉइंट्स, बट ऑफ कोर्स ये आपको समझने के लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज आने वाली चर्चा आपको अच्छी लगेगी अगर आपकी इसकी बैकग्राउंड क्लियर होगी। तो मैं साथ साथ हर एक बात लिखे भी जा रहा हूं कि आप जब भी रिवाइज करना चाहें, सिर्फ इसको पढ़ भी लेंगे तो आपको तुरंत रिवाइज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक चौथा पॉइंट, एप्लीकेशन ऑफ इंड-एएस। किन पर ये स्टैंडर्ड अप्लाई करते हैं? इंड-एएस किन पर अप्लाई करते हैं? पार्टनरशिप फर्म पे अप्लाई करता है कि नहीं करता, कंपनी पे अप्लाई करता है कि नहीं करता, सोल प्रोप्राइटर पे अप्लाई करता है कि नहीं करता है। तो ये सवाल उठता है कि ये इंड-एएस किन पर अप्लाई करते हैं। तो हम अपने पास अब ये इसके बारे में जरा बताना, रिलायंस इंडस्ट्रीज पर इंड-एएस अप्लाई होते हैं? तो आप कहेंगे हाँ रिलायंस इंडस्ट्रीज पर अप्लाई होते हैं, लेकिन एक छोटी कंपनी पर इंड-एएस अप्लाई होते हैं कि नहीं? तो ये जानने के लिए हमको ये समझना है कि किन पर ये अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो लिखिएगा इंड-एएस आर एप्लीकेबल ऑन फॉलोइंग। Number 1, companies listed or process of listing, any exchange, any security. It includes non-banking finance company but does not include बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनीज। तो मुझे फटाफट से ये बताओ, एक्सिस बैंक लिमिटेड, क्या एक्सिस बैंक लिमिटेड भी लिस्टेड है? फटाफट से पहले ये बताओ, क्या एक्सिस बैंक लिमिटेड भी लिस्टेड कंपनी है? तो एक्सिस बैंक लिमिटेड भी एक लिस्टेड कंपनी है, तो कायदे से तो उस पर इंड-एएस लगने चाहिए ना, बट मैंने कहा डज नॉट इंक्लूड। इसका मतलब आपने बैंकों पर और इंश्योरेंस कंपनी पर इंड-एएस अप्लाई नहीं करने हैं। सर ये तो घोर अन्याय है, जिन पे लगने चाहिए थे सबसे ज्यादा लॉजिकल स्टैंडर्ड, उन पे हमने क्या कर दिया? हमने कहा इन पर अप्लाई नहीं होंगे। वैसे तो चाहिए नहीं है, पर मैं आपको वैसे बता रहा हूं।
यहां पे रफ के अंदर बता रहा हूं आपको, इसका प्रिंट आउट वैसे आपको मिल जाएगा, ये मैंने रफ में बताया। गवर्नमेंट ट्राइड अप्लाइंग Ind AS to banks and insurance companies। गवर्नमेंट ने ट्राई किया, कब ट्राई किया? 1/4/2018। गवर्नमेंट ने 1/4/2018 को ट्राई किया, बट इट कुड नॉट। सर क्यों? बैंकों को समय चाहिए था Ind AS लगाने के लिए। वो कहते हैं साहब इसमें जितनी रिक्वायरमेंट है हम वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब वो बैंक नहीं कर पाए। फिर क्या हो गई? पोस्टपोन हो गई डेट, पोस्टपोन टू 1/4/19। अगेन कुड नॉट। ओ, इसका मतलब ऐसा नहीं कि हम ट्राई नहीं कर रही, गवर्नमेंट ट्राई कर रही है लेकिन हो नहीं पा रहा, बैंक तैयार नहीं हो पा रहे हैं। फिर पोस्टपोन्ड टू 1/4/2020। अगेन कुड नॉट ड्यू टू, अब कौन आ गया? कोविड आ गया। अब कोविड की वजह से ट्राई नहीं, पोस्टपोन हो गए। भाई 2 साल तो पहले बैंक तैयार नहीं हुए, फिर बैंक थोड़े से तैयार हुए तो कोविड आ गया। अब कोविड से क्या प्रॉब्लम आ गई? क्योंकि इकोनॉमी अचानक रुक गई और बैंकों में से कई बैंक डूब सकते हैं Ind AS लगाने के बाद, क्योंकि बैंकों के भीतरी हालात अच्छे नहीं है। द मोमेंट आप उन पे Ind AS लगाएंगे तो उनका एक्चुअल एक्सरे हो जाएगा कि उसके भीतर की कमियां बाहर निकल आएंगी। तो हम क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं पर्दा लगा रहने दो अभी बैंकों पर, अभी उनके ऊपर से ना पर्दा हटाओ, अगर वो पर्दा हट गया तो मुश्किल हो जाएगी। नाउ मैं अपनी बात कर रहा हूं, एक्सपेक्ट दैट गवर्नमेंट विल ट्राई इट अराउंड 2024। इसका मतलब 2024 से पहले मुझे नहीं लगता है। अब क्या मैं गलत भी हो सकता हूं? हां, 2000 हो सकता है 23 में आ जाए, हो सकता है 2025 में। 2021 में गवर्नमेंट ने ट्राई ही नहीं किया, 2022 के लिए अभी तक कोई जानकारी नहीं है। इसका मतलब दिस इज व्हाट आई नो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बैंकों पर ऐसा नहीं कि हम ट्राई नहीं कर रहे थे, हो नहीं रहा है। तो मुझे फटाफट से बताओ किन पर ये Ind AS अप्लाई होंगे? सभी लिस्टेड कंपनीज पर, या जो कंपनीज इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है, एनी एक्सचेंज, किसी भी एक्सचेंज, चाहे वो इंडिया की है चाहे वो इंटरनेशनल है, एनी सिक्योरिटी, चाहे वो कोई शेयर है चाहे वो कोई डिबेंचर है चाहे कोई बॉन्ड है, यानी सभी कवर हो जाएंगे। क्या NBFC कवर हो जाएगी? हां, बैंक नहीं होंगे, NBFC हो जाएगी। ओके, NBFC पे 1/4/2019 को गवर्नमेंट ने अप्लाई कर दिया। उन्होंने चूं-चां तो बहुत की थी कि मत करो मत करो, लेकिन गवर्नमेंट ने इनको सुना नहीं और इन पर अप्लाई कर दिया। बाद में कोविड आ गया, बैंक बेचारे रह ही गए। अच्छा, अब मैं आपसे एक बात बोलता हूं, अभी बोलूं या वो बात बार बार आनी है तो बार बार के साथ ही बोल दूं? तो मैं बार बार वाली बात को भी नहीं लिख रहा हूं, ठीक है? मैं बात बोल देता हूं, लिखा नहीं मैंने। बात में क्या बोलने जा रहा हूं सुनिए। मैं ये बोलने जा रहा हूं कि अगर मान लो किसी लिस्टेड कंपनी पे Ind AS अप्लाई होंगे तो उसकी फैमिली पर भी Ind AS अप्लाई होंगे। ये बात मैंने लिखी नहीं, बाद में लिखूंगा। अगर मान लो Ind AS रिलायंस इंडस्ट्रीज पे लिखेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के ग्रुप पे अप्लाई होंगे, उसके परिवार पे अप्लाई होंगे। मतलब होल्डिंग कंपनी पे अप्लाई होगा, सब्सिडरी पे अप्लाई होगा, एसोसिएट पर अप्लाई होगा, ज्वाइंट वेंचर पे अप्लाई होगा। 4 लोग होते हैं परिवार के, चारों पे अप्लाई होगा। ओके, इसका मतलब अगर मान लीजिए किसी भी कंपनी को आप घेर लेंगे तो उसके परिवार की सारी कंपनियां आ जाएंगी। तो ये बात मैं बाद में लिखवा दूंगा क्योंकि पॉइंट सबके लिए कॉमन होगा, तो मैं इस बात को बाद में लिखवा दूंगा। चल सकते हैं आगे। तो मैंने कहा हमारी कंपनीज में ये वाली कंपनीज हैं जिनको हम बोलते हैं कि इन पर तो हमारे पास Ind AS लगेगा। अनलिस्टेड कंपनीज, अब कौन सी कंपनीज आ गई? जो कंपनीज अनलिस्टेड हैं, क्योंकि लिस्टेड तो ऊपर ही आ गई। तो हमने कहा अनलिस्टेड कंपनीज हुज नेटवर्थ इज मोर देन और इक्वल टू 250 करोड़ ऑन 31 मार्च ऑफ लास्ट ईयर। जिनकी भी नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे अधिक है,
हाँ, गार्गी ने पूछा है सर क्या ये सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग कंपनी पर भी अप्लाई होंगे? यस, इसका मतलब जिस लिस्टेड कंपनी पर अप्लाई करेंगे उसकी सभी सब्सिडरीज पर अप्लाई हो जाएगा, और अगर वो सब्सिडरी लिस्टेड कंपनी है तो उस पर अप्लाई हो गया तो उसके पेरेंट पे भी अप्लाई हो जाएगा। ओके, तो इसका मतलब पूरे के पूरे परिवार पे इंड एस अप्लाई होंगे जब भी अप्लाई होंगे। ठीक है, अब बारी आ गई अनलिस्टेड कंपनीज की। लिस्टेड तो ऊपर ले आए थे, या प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग तो ऊपर ले आए थे, तो इसका मतलब अब हमारे पास अनलिस्टेड कंपनीज आ गई। हाँ, मृदुल ने कहा कि अनलिस्टेड कंपनीज में प्राइवेट कंपनीज, ऑफ कोर्स इसमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज आ गई। तो जिनकी नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज्यादा है, कब देखना है? 31 मार्च ऑफ द लास्ट ईयर, उनको अगले साल से इंड एस लगाने पड़ जाएंगे। ठीक है ना। अच्छा, विशेष ने पूछा है व्हाट अबाउट द सब्सिडरीज ऑफ एसोसिएट्स? जी नहीं विशेष, हमारी सब्सिडरीज हमारे एसोसिएट, हमारी सब्सिडरी की सब्सिडरी हमारी सब्सिडरी है, बट हमारे एसोसिएट और हमारे जॉइंट वेंचर की सब्सिडरी हमारी नहीं होती है। ओके, इसलिए उनको वहां तक नहीं जाते। तो हम अपने पास एसोसिएट्स और जॉइंट वेंचर में तो एक लेयर तक जाते हैं, बट सब्सिडरीज में हम आगे तक चलते चले जाते हैं। हमारी सब्सिडरी, सब्सिडरी की सब्सिडरी, सब्सिडरी की सब, वैसे ऐसी लेयर होती नहीं है, पर मैंने कहा जहां तक जाना ले जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं। सब्सिडरी के आगे एसोसिएट, सब्सिडरी के आगे जॉइंट वेंचर, लेकिन एसोसिएट और जॉइंट वेंचर का आगे कुछ नहीं। ओके, तो हमने कहा हम अपने पास इसको, जिनके नेटवर्थ इतनी ज्यादा है उनको ले लेंगे। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेटवर्थ? तो लिखे नेटवर्थ इज इक्वल टू इक्विटी कैपिटल प्लस preference capital if it qualifies as equity। अच्छा, इक्विटी का मतलब है सच में कैपिटल, और प्रेफरेंस कैपिटल भी मैंने बोला अगर वो इक्विटी क्वालिफाई कर जाए। क्या ऐसा हो सकता है कि बाद में मैं बोलूं कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कैन बी लायबिलिटी? ओके, इसका मतलब जब आपको क्लियर कट पता हो ये इक्विटी है, इक्विटी मींस जो ओनर की है, तभी यहां पर लेंगे, अन्यथा नहीं लेंगे। व्हाट इफ सर व्हाट इज एप्लीकेबल ओनली लिस्टेड एक्सचेंज और सिक्योरिटी? प्रणव, लिस्टेड एक्सचेंज नहीं बोला मैंने, कहा एनी एक्सचेंज। मैंने कहा हमारे पास वो किसी भी एक्सचेंज में, न्यूयॉर्क में लिस्टेड है कि इंडिया में लिस्टेड है कि दिल्ली में लिस्टेड है, एनी स्क्रिप्ट, कोई बॉन्ड लिस्टेड है, कुछ भी चीज हो सकती है इसके अंदर। ठीक है ना। हाँ शुभांगी बेटा, मैं एक बार फिर चेक कराऊंगा, आप निश्चिंत रहे। तो इक्विटी कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स, जिसमें जनरल रिजर्व, P&L, रिटेन्ड अर्निंग्स एक्सेट्रा। बाकी फ्री रिजर्व में और क्या आता है लेटर ऑन डिस्कस कर लेंगे किसी और जगह पर, हमारे पास कई बार इसकी चर्चा होगी। माइनस लॉसेस प्लस कैपिटल रिजर्व arising from गवर्नमेंट ग्रांट। ये आपको पता है गवर्नमेंट ग्रांट में आप कैपिटल रिजर्व में ग्रांट डालते थे जब छोटे बच्चे थे, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन वाली, मैं उसका हवाला दूं कि आपको याद आ गई है? प्रमोटर कंट्रीब्यूशन ग्रांट। तो सारे कैपिटल रिजर्व नहीं आएंगे, सिर्फ कौन सा वाला कैपिटल रिजर्व बोला है? सिर्फ अराइजिंग फ्रॉम गवर्नमेंट ग्रांट, और वो कौन सा ग्रांट होती थी? प्रमोटर कंट्रीब्यूशन वाली ग्रांट होती थी, वही वाला कैपिटल रिजर्व आएगा हमारे पास यहां पर। अच्छा, अब एक आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर हम अपने पास क्या रीवैल्यूएशन रिजर्व ले सकते हैं? द आंसर इज नो। सर हम अपने पास कोई और स्पेसिफिक रिजर्व ले सकते हैं? द आंसर इज नो। तो लिखें डू नॉट कंसिडर रीवैल्यूएशन रिजर्व or any specific reserve। एक और मैं आपके साथ बात करता हूं, शायद आपको पता हो, एक ईसॉप रिजर्व भी होता है।
ESOP रिजर्व क्या था? अगर आप इंटरमीडिएट में पढ़े थे आप एक चैप्टर जिसके अंदर शेयर बेस्ड पेमेंट का था, उसमें हम अपने एम्प्लॉइज को कुछ ऑप्शंस देते थे और उसका हम क्रेडिट जनरेट करते थे और उसको हम क्रेडिट को अपने पास रिजर्व एंड सरप्लस में डालते थे और हम बोलते थे ये लेटर ऑन अपने पास रिजर्व जब शेयर देंगे तो डेबिट कर देंगे। कुछ याद आ रहा है आपको अपने पास? हालांकि ये सब चर्चाएं होंगी हमारे पास, ठीक है ना, ESOP रिजर्व की भी, फ्री रिजर्व की भी चर्चा होगी हमारे पास। बट राइट नाउ क्योंकि नेटवर्थ का मैं मीनिंग यहां बताना चाहता हूं ताकि आपको ध्यान रहे कि नेटवर्थ का मतलब यहां पर क्या लिया हुआ है। तो ESOP रिजर्व इज कंसिडर्ड एज फ्री रिजर्व। हम यहां पर उसको फ्री रिजर्व लेते हैं। तो इसका मतलब ESOP रिजर्व में क्या, जो ESOP रिजर्व है क्या वो भी यहां पर इंक्लूड हो जाएगा? द आंसर इज यस, वो भी इंक्लूड हो जाएगा। तो मुझे ये बताओ, क्या अनलिस्टेड कंपनीज भी, बड़ी बड़ी अनलिस्टेड कंपनीज भी कवर हो गई इसके अंदर? द आंसर इज यस। मैं वैसे आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एक अनलिस्टेड वेरी स्मॉल सब्सिडरी है, फटाफट से बताओ इस पर इंडिया सप्लाई होंगे कि नहीं होंगे? शुभम ने पूछा व्हाट अबाउट स्टैट्यूटरी रिजर्व? वो स्पेसिफिक रिजर्व होते हैं, मना कर दिया मैंने उसके अंदर। शैविक बोल रहे हैं क्या हम नेटवर्थ बाय एसेट्स माइनस लायबिलिटी ले सकते हैं? शैविक नहीं, असल में मैं बताऊंगा क्यों नहीं ले सकते। 2 मिनट रुक जा, पहले ये बात का जवाब दे दो। तो मैंने कहा रिलायंस इंडस्ट्रीज की कोई सब्सिडरी है, वेरी स्मॉल सब्सिडरी, तो क्या इस पर अप्लाई होंगे? द आंसर इज यस। बताओ क्यों अप्लाई होंगे? हम इंडियस क्यों अप्लाई करेंगे? क्योंकि ये फैमिली का पार्ट है, ओके। लेकिन अगर मैं इसके अंदर से ये हटा दूं, अब अप्लाई होंगे क्या? अगर मैं आपसे कह दूं कि एक अनलिस्टेड कंपनी है, वेरी स्मॉल है और इट इज नॉट अ सब्सिडरी, मैंने आपसे कहा कि बस ये वेरी स्मॉल है, तो क्या अब अप्लाई होंगे? द आंसर इज नो, अब ये अप्लाई नहीं होंगे। तो आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं कि आप फैमिली वाला बात पॉइंट इग्नोर मत करना, फैमिली वाला पॉइंट तो ये है ही है। तो मैं फैमिली वाला पॉइंट इसके साथ बगल में लिखवा दूंगा आपको, अभी मैंने इसको नहीं लिखवाया है। इसके अलावा थर्ड पॉइंट पर लिखिएगा, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट trusts also apply Ind AS notified by SEBI। ये 2 ट्रस्ट हैं जो सेबी ने कह रखा है इंड एस लगाएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि ये अगर कभी ये ट्रस्ट आपको दफ्तर में मिल जाए तो इन पर भी आपको अपने पास इंड एस लगाने पड़ेंगे, याद रखिएगा। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर टू अप्लाई इंड एस ऑन एनी बॉडी कॉर्पोरेट। सरकार जिस बॉडी कॉर्पोरेट को कवर करना चाहे वो कवर कर सकती है। और वो जो पॉइंट मैंने 2-3 दफा बोला कि भाई इनके अंदर एक और भी पॉइंट है, तो वहां पर एक साथ में नोट लिख दे, नहीं है जगह तो आप इसके एंड में लिख दे, नोट इन केस ऑफ कंपनीज। जब भी आप कंपनीज की बात करेंगे, ऑलवेज अप्लाई Ind AS to full family that is holding subsidiary associates और जॉइंट वेंचर, इन सब पर अप्लाई करेंगे। तो वो जो आप बोल रहे थे ना सब्सिडरी की सब्सिडरी, एसोसिएट की सब्सिडरी, में वो लिख नहीं रहा, वो आपकी क्वेरी थी, लेकिन अंडरस्टूड है कि मैं अपने पास सिर्फ इसकी बात करूंगा। बेटा जो जिनका नाम खाली ई है वो अपना प्लीज नाम ठीक कर लें, बोलने में बड़ी दिक्कत है ना। ई, अब क्या नाम बोले उसके अंदर, तो अपना नाम तो आप ठीक लिख दे, बेशक पूरा असली नाम नहीं बताना चाहते तो कुछ भी लिख दे, ई फॉर एलिफेंट, ऐसे कुछ भी लिख दे तो मुझसे बोलने में आसानी हो।
तो मैंने कहा इन केस ऑफ कंपनीज आपको अपने पास हमेशा किस पर लगाने पड़ेंगे, इंड एस, सब पर लगाने पड़ेंगे, अपने पास पूरे के पूरे ग्रुप पर लगाने पड़ेंगे। तो आई होप आपको यह आइडिया लग गया कि किन के ऊपर यह अप्लाई होता है। मैंने किसके ऊपर मना कर दिया, मैंने कहा बैंकों पर और इंश्योरेंस कंपनी पर छोड़ दीजिए, हम उस पर अप्लाई नहीं करना चाहते। अब मैं इसी के कंटिन्यूएशन में कुछ और लिखना चाहता हूं, तो यहां पर लिख सकता हूं क्या, इसी के कंटिन्यूएशन में कुछ और लिखना चाहता हूं। ठीक है ना, तो ये नोट हो सकता है आपने नीचे लिखा हो, तो मैंने नोट यहां लिख दिया। अब मैं आगे चल रहा हूं, ठीक है। तो प्लीज, हम सिर्फ एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। स्पेशल केसेस नंबर 1, ओवरसीज सब्सिडरी ऑफ इंडियन पेरेंट अप्लाइंग, चलो बस खाली इतना लिखता हूं पहले, ओवरसीज सब्सिडरीज ऑफ इंडियन पेरेंट, तो यहां पर लिखे इंडियन पेरेंट अप्लाइज इंड एस, और ये उसकी फॉरेन की सब्सिडरी है। अब मुझे ये बताओ, क्या इस पर भी, मैं सब्सिडरी को सब्सी बोल देता हूं, तो क्या फॉरेन सब्सिडरी पर इंड एस अप्लाई होंगे? फटाफट से सोचो। अगर मैंने कहा कि इंडियन पेरेंट है और सब्सिडरी फॉरेन में है, तो क्या उस पर अप्लाई होंगे? तो हमने कहा नो, नॉट एप्लीकेबल, बट it will provide data as per Ind AS to parent for consolidation। कुछ समझ में आई बात कि इसका मतलब फॉरेन सब्सिडरी पर इंड एस, उसे इंडिया के इंड एस पर रिपोर्टिंग नहीं करनी है, पर वो अपने पास प्रोवाइड करेगी डेटा जो एज पर इंड एस होगा पेरेंट को, ताकि वो कंसोलिडेट कर पाए। चल सकते हैं आगे। ये हमारे पास एक स्पेशल सिचुएशन हो गई, और बात करते हैं, इसका उल्टा करके देखते हैं। ओवरसीज पेरेंट हैज इंडियन सब्सिडरी, तो मैंने कहा कि अब हमारे पास फॉरेन में है पेरेंट और इंडियन है सब्सिडरी, और ये अप्लाई कर रही है इंड एस। अब बताओ जी, इंड एस कौन अप्लाई कर रहा है? ये इंडियन सब्सिडरी पर इंड एस लग गए भाई, उसकी नेटवर्थ 250 करोड़ से ऊपर थी, इस पर इंड एस लग गए। तो क्या फॉरेन के पेरेंट को इंड एस लगाने पड़ेंगे? नो, Ind AS not applicable। इसको फॉरेन के पेरेंट को इंडिया में रिपोर्ट ही नहीं करना, तो इसको इंड एस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, इंडियन सब्सिडरी अपने पास इंड एस लगाती रहेगी, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुझे फटाफट से बताइए, यहां तक बात समझ में आई तो मैं इसका प्रिंट आउट ले लूं और प्रिंट आउट भी लेकर के आगे चल पड़ूं। हाँ, गौतम कह रहे हैं वो फॉरेन में IFRS लगाएगा, वो मैं टिप्पणी नहीं कर सकता कि फॉरेन में जिस देश में है वहां के लॉज क्या है, इसलिए हमने कहा वो इंड एस नहीं लगाएगा, पर क्या लगाएगा वो उसकी समस्या है। ठीक है, हम स्पेशल केसेस कर रहे हैं और अभी तक हमने 2 स्पेशल केसेस लिखे हैं, तो और भी स्पेशल केसेस लिखिए सभी बच्चे, और भी स्पेशल केस। स्पेशल केस नंबर 3 लिखें। Any company on which Ind AS are applicable has family member which is bank or insurance company। मुझे फटाफट से ये बताओ, बैंक और इंश्योरेंस कंपनी पर इंड एस अप्लाई नहीं होते भाई, बैंकों पर और इंश्योरेंस कंपनी पे अभी तक इंडिया में इंड एस अप्लाई नहीं हो रहे, पर कंपनी पे इंड एस अप्लाई हो रहे हैं। तो मैंने आपसे कहा कंपनी
हैज सब्सिडरी ऑफ बैंक और इंश्योरेंस। ठीक है जी, किसी कंपनी की सब्सिडरी है। हाँ, मैं सरोज एक बार बात करता हूं, आप निश्चिंत रहें। कंपनी हैज अ सब्सिडरी ऑफ बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनी। रवि देख रहे हैं आप मैसेज? तो कंपनी हैज अ सब्सिडरी ऑफ बैंक और इंश्योरेंस कंपनी। अब मुझे फटाफट से बताओ, दिस कंपनी अप्लाइज इंड एस, तो टेक्निकली क्या बैंकों पर भी इंड एस लगने चाहिए कि नहीं? जो हमने अभी तक चर्चा की है उसके मुताबिक आंसर दो भाई। अगर किसी कंपनी पे इंड एस लग गए तो उसकी फैमिली में भी लग जाएंगे, तो फैमिली में बैंक है या फैमिली में इंश्योरेंस कंपनी है, तो अब इसका क्या होगा इसके अंदर? तो हमने कहा डू नॉट अप्लाई इंड एस, इट विल अप्लाई आई गैप, दैट इज एएस वालों को आई गैप भी बोलते हैं, एएस को आई गैप भी कहते हैं। ठीक है ना? तो इट विल अप्लाई आई गैप। ठीक, अब आप कहेंगे साहब ये तो बड़ा चक्कर पड़ जाएगा कि अब कंसोलिडेशन कैसे होगी? बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनी विल प्रोवाइड डेटा एज पर इंड एस टू इट्स पेरेंट फॉर कंसोलिडेशन पर्पस। ओ माय गॉड, क्या कुछ दिमाग में गया? यानी इन्हें रिपोर्ट तो आई गैप के हिसाब से करनी है, पर कंसोलिडेशन क्योंकि इसने करनी है, उसकी सब्सिडरी है, इसने कंसोलिडेट करना है, तो ये नेसेसरी डेटा एज पर इंड एस इन्हें प्रोवाइड कराएगा, एज पर इंड एस, तो तभी बात बनेगी। बट नॉट एप्लीकेबल। हाँ, प्रणव कह रहे हैं कि बट नॉट, इन पर तो अप्लाई नहीं होते, तो अब इनको अपने पास रखने पड़ेंगे ऐसे अकाउंटेंट और ऐसे व्यक्ति जो इनके पास अपने ये सारा डेटा एज पर इंड एस भी बनाकर रखेंगे। पब्लिकली नहीं आएगा वो। ओके प्रणव, वो डेटा पब्लिकली नहीं आएगा, वो अपने पास इंटरनल एक्सेल शीट पे सब चीजें बनाएंगे और वो उठाकर इनके साथ शेयर करेंगे ताकि ये कंसोलिडेट करें। तो इसका मतलब ये एक सिचुएशन थी जो कि आपको पता होनी चाहिए थी। मैं इसी में ही एक केस और बनाऊंगा। बैंक और इंश्योरेंस कंपनी has a subsidiary which is required to apply Ind AS। क्या आपको मेरी बात समझ में आई कि सब्सिडरी है जिसको इंड एस लगाने हैं? वैसे बताओ सब्सिडरी पे इंड एस कैसे, किस कारण से अप्लाई होंगे? अमन ने कहा क्या वो डेटा रिलायबल होगा? भाई साहब ऑडिटर भी फंसे हुए हैं, ऑडिटर को भी ये सब चेक करना है। ठीक है, वो साइन कर रहा है, अपनी डिग्री दांव पे लगा रहा है। तो आपको ये मैंने पहले भी बताया कि जो आपके स्टैंडर्ड्स हैं वो खाली कंपनी पे अप्लाई नहीं होते, कंपनी एज वेल एज ऑडिटर पर अप्लाई होते हैं। तो जो आदमी साइन कर रहा है वो ये नहीं कह सकता मुझे पता नहीं चला। ओके, तो एक बच्चे ने कहा बेटर है अगर ऐसी कंपनी से इंड एस ही कर देता हूं। नहीं ना, असल में प्रॉब्लम है। अगर मान लीजिए ऐसा कर देंगे तो आपके आधे बैंकों में प्रॉब्लम है। आपको पता है उनके एनपीएस की लेवल, ये जो इंड एस है ना, इनका अपना एनपीए निकालने का लेवल है। इमेजिन करें तुम अभी तक सारे के सारे एनपीए कैसे निकालते रहे? बैंकिंग के हिसाब से निकालते ना। आरबीआई ने क्या बोला, एनपीए के लिए 90 दिन देखो, उसके हिसाब से निकालते रहे। इंड एस आपको कहता है 30 दिन के हिसाब से एनपीए चेक करो। तो आपके तो आधे बैंक उसके अंदर प्रोविजनिंग में फंस जाएंगे। समझ में आ रही है द प्रॉब्लम? तो बैंकों पर हम अब बिल्कुल इंड एस नहीं लगा रहे, क्योंकि उनको लगाते उनके हालात थर थर कांपेंगे और हमारे देश की इकोनॉमिक कंडीशन खराब चल रही ड्यू टू कोविड। इसलिए हम लोग अपने पास उनको भी कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, कोविड है भैया, रहने दो, तुम 90 दिन वाला ही सिस्टम फॉलो करो। दैट इज द प्रॉब्लम, यू अंडरस्टैंड? ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इसकी कि बैंक की कोई सब्सिडरी है जिसको इंड एस अप्लाई करना है। अब हम क्या करेंगे? तो पहले बताओ बैंक और इंश्योरेंस कंपनी क्या अप्लाई करेंगे, फटाफट से बताओ। अप्लाई आई गैप। बैंक और इंश्योरेंस कंपनी क्या अप्लाई करने वाले हैं? आई गैप। और ये क्या अप्लाई करने वाली है? अप्लाई इंड एस।
बेटा प्रॉब्लम आ गई कि साहब इनकी कंसोलिडेशन कैसे करेंगे। फिर इसलिए सच सब्सिडरी विल प्रोवाइड डेटा एज पर आई गैप टू पेरेंट फॉर कंसोलिडेशन। अच्छा, मैंने आपको एक बात कही, ये सब्सिडरी, क्या ये खाली सब्सिडरी हो सकती है कि ये एसोसिएट और जॉइंट वेंचर भी हो सकता है? इट कैन बी एसोसिएट, इट कैन बी जॉइंट वेंचर। मैंने खाली एग्जांपल के रूप में बोला, ऊपर मैंने यहां पर बोला है फैमिली मेंबर। ओके, इसका मतलब ये कि आपको अपने पास ये फैमिली मेंबर की बात चल रही है तो यहां एसोसिएट भी हो सकती है। तो ये डेटा किसके हिसाब से प्रोवाइड करेगा बताओ? ये डेटा आई गैप के हिसाब से इसे प्रोवाइड करेगा ताकि बैंक अपने पास कंसोलिडेशन कर सकें। क्या आपको ये स्पेशल सिचुएशंस भी समझ में आ रही हैं कि हमको अगर कोई पूछे तो आपको आइडिया होना चाहिए कि किसमें क्या रूल्स हैं। अब बारी आती है, ये पॉइंट नंबर कौन सा था बेटा? मैंने रब कर दिया, उसका पॉइंट नंबर देखना एक बार। पॉइंट नंबर मैंने यहां पर कुछ कंटिन्यूएशन में चल रहा होगा ना। सब्सिडरी पे आई गैप कैसे लगेगा? सब्सिडरी पे आई गैप थोड़ा लगाया, सब्सिडरी इंड एस लगाएगी और आई गैप का डेटा प्रस्तुत करेगी पेरेंट को और पेरेंट उसे कंसोलिडेट करेगा। ओके गौतम, तो पॉइंट नंबर, अब मेरे पास ना ये वाला पॉइंट नहीं, मेन पॉइंट आना है। मैं स्पेशल केस खत्म कर दिए तो ये थर्ड के बाद फोर्थ वाला नहीं, अब मुझे बड़ा पॉइंट बताना है, गोले वाला। तो पांचवा पॉइंट, ठीक है, पहले रोमन वाली नंबरिंग चल रही थी ना, तो अब मैंने आपसे कहा पांचवा नंबर। अब बारी आ गई एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। यानी आई गैप, कि आई गैप के अंदर अगर हम बात करें तो आई गैप में क्या है, इसमें कितने तरह की ऑर्गेनाइजेशंस बचती हैं मुझे फटाफट से बताओ। तो एक हो गई कंपनीज, कुछ कंपनीज बच जाएंगी और कुछ नॉन कंपनीज बच जाएंगी। कुछ कंपनीज बन जाएंगी और कुछ नॉन कंपनीज हो जाएंगी, ठीक है ना। नॉन कंपनीज, तो हम ये कंपनीज क्या अप्लाई करती हैं? ये अप्लाई करती हैं अप्लाई कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2006। ये क्या अप्लाई करती हैं? कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2006। और नॉन कंपनीज क्या फॉलो करती हैं? ICAI रिक्वायरमेंट ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऑन 23rd June 2021 these rules have been amended. Now we will apply company AS रूल्स 2021। तो जो आपने पढ़ा था 2006 वो बदल गए, उसके अंदर हमारे पास 2021 आ गए। हालांकि हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है बिकॉज दे आर नॉट इन आवर कोर्स। ओके, और वैसे ही ऑन 18 मार्च 2021 these requirements were changed। मुझे फटाफट से बताना जरा, आईसीआई के अंदर जब आप छोटे बच्चे थे तो इसमें वैसे कितना होता था? फॉर योर नॉलेज पूछ रहा हूं, जरा मुझे बताओ, इसके अंदर क्या आप लेवल 1 बोलते थे? एक लेवल 1 है, पता नहीं इसके आगे क्या क्या था, इसमें कितने लेवल की एंटिटीज होती थी मैं भूल गया। नॉन कंपनी में एएस अप्लाई करते थे तो लेवल देखते थे कि लेवल 1 2 3 कौन कौन है, तो किसी को भी याद नहीं आ रहा इसके अंदर। कल्पेश ने कहा है कि सर 3 होते थे, तो कल्पेश, अब मैं बोल रहा हूं कि अब 4 होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और नया एक और भी लेवल आ गया, लेवल 4।
क्या बदल गया इसके अंदर? द आंसर इज यस। अगेन मेरे को ये चाहिए नहीं है, बट मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये आपके लिए नॉट एप्लीकेबल है, नॉट एप्लीकेबल है, बट आई विल मेक स्मॉल पीडीएफ एंड शेयर फॉर योर नॉलेज। चाहिए नहीं है, पर मैं आपको एक छोटा पीडीएफ बना करके आपको शेयर कर दूंगा। ये शेयर कहां होगा? ऑन एलएमएस। तो एलएमएस पर ये मैं शेयर कर दूंगा, आप उसको वहां पर जाकर के पढ़ सकते हैं। क्या ये एग्जाम के लिए रेलेवेंट है? तो यहां लिख दें नॉट रिक्वायर्ड फॉर एग्जाम, क्योंकि आपके लिए ये कोर्स में ही नहीं है। वैसे तो मैं आपको यह भी ना कहता कि पीडीएफ शेयर कर दूंगा, क्योंकि ये अभी भी अमेंड हो गया है, तो आपको वैसे जनरल आइडिया होना चाहिए कि क्या अमेंडमेंट आ गई है, इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा। ओके, तो मुझे फटाफट से ये बताओ, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि किस पर क्या अप्लाई करता है, तो मैं उसे एक बार शॉर्ट में समराइज कर दूं आपके लिए, ओनली शॉर्ट में, ठीक है? कि आपसे कोई पूछ भी ले कि भाई किस कंपनी पर क्या अप्लाई करता है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? आपने चेक करना है कि इंड एएस अप्लाई होगा कि नहीं होगा। तो चेक करें, इज इट बैंक, इंश्योरेंस कंपनी? जवाब मिलता है यस, या जवाब मिलता है नो। फटाफट से बताओ, बैंक इंश्योरेंस कंपनी कहां चले गए? जैसे मैंने बोला बैंक है, इंश्योरेंस कंपनी है, आपने कहा हां, तो मैं क्या करूंगा? अप्लाई एएस। हम अप्लाई करेंगे अपने पास एएस, ठीक है ना? और इसके अंदर नो एग्जम्पशन और रिलैक्सेशन, इसमें कोई एग्जम्पशन और रिलैक्सेशन नहीं है। अप्लाई एएस। कौन कौन से एएस? 1 से लेकर 29 तक एक्सेप्ट। 8वां और छठा एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इसलिए उसको छोड़ दो। 8वां और छठा एग्जिस्ट नहीं करते हैं, उनको हटा दो। जैसे ही अब मैंने कहा नो, तो आप क्या करेंगे? अब चेक करेंगे कि ये लिस्टेड कंपनी है, कंपनी इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है, या अनलिस्टेड कंपनी जिसकी नेटवर्थ मोर देन इक्वल टू 250 करोड़ है, या ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, या ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। जवाब मिलता है यस, इनमें से कोई भी केस है। एंड फैमिली मेंबर, व्हेन आई से फैमिली, फैमिली का मतलब है होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर, ठीक है ना? फैमिली भी साथ में है। अगर जवाब मिलता है हां, तो आप बताइए क्या अप्लाई करेंगे? आप अप्लाई करेंगे इंड एएस, आप उस पर अप्लाई करेंगे इंड एएस, ठीक है? तो यानी कि सारे के सारे इंड एएस अप्लाई होंगे इन दिस सिचुएशंस। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके लिए कितने इंड एएस हैं जो आपके लिए रेलेवेंट है। टोटल 35 इंड एएस है। कितने इंड एएस है? 35। वैसे कुल कितने हैं? 40, लेकिन आपके लिए एग्जाम के लिए कितने हैं? फॉर एग्जाम्स 35 इंड एएस है। तो यू आर गोइंग टू डू 35 इंड एएस इन आवर क्लासेस, और उसी पे आपको इतना टाइम लगेगा। 35 इंड एएस है तथा एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है ऑन इंड एएस। इसमें से भी 4 नंबर का सवाल आपको एक बार इंस्टीट्यूट ने पूछा हुआ है, इसलिए मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो आपको ये 2 चीजें अप्लाई करनी पड़ेंगी।
सर व्हाट इज कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क? ये तो नाम पहली बार सुना हमने, ये क्या है? कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या होता है? कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है कि जिन जगहों पर इंड एएस साइलेंट है वहां पर हम कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क से अपना सॉल्यूशन निकालते हैं। ओके, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि 35 के बाद भी अगर कुछ कमी रह जाती है तो हमारे को कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क अपना एक पैटर्न देता है कि आप कैसे सोचेंगे जिससे आपका सब काम बने। तो हम बोलते हैं कि इन पर अप्लाई हो जाएंगे इंड एएस, ठीक है ना। अगर मान लो ऐसा कुछ है, ये हम चेक किस दिन करते हैं? हम अपने पास जब चेक करते हैं लिस्टेड कंपनी, या चेक करते हैं कंपनी प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग, या चेक करते हैं नेटवर्थ, ये चेक किस दिन करते हैं? ये चेक करते हैं ऑन 31 मार्च ऑफ लास्ट ईयर। हम 31 मार्च ऑफ लास्ट ईयर चेक करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो 31 मार्च 2021 को मेरी नेटवर्थ जो थी वो 250 करोड़ या उससे ज्यादा थी, तो मुझ पे इंड एएस कब से अप्लाई हो जाएंगे? मुझ पर इंड एएस अप्लाई हो जाएंगे 1/4/2021 से इंड एएस अप्लाई हो जाएंगे। ओके, वैसे ही मैं आपसे बोलता हूं, मान लीजिए मैं 30 मार्च 2021 को अनलिस्टेड था, 31 मार्च 2021 को मैं लिस्टेड हो गया, और अब बताओ मेरे पे इंड एएस कब से अप्लाई होंगे? फटाफट से बताओ मेरे पे इंड एएस कब से अप्लाई होंगे? जैसे ही आपने 30 मार्च तो देखनी नहीं है ना, आपके लिए तो क्या कौन सी डेट है? आपके लिए तो 31 मार्च है। तो आप क्या करेंगे? 1/4/2021 को आप इंड एएस अप्लाई कर देंगे। मैं एक और बात करना चाहता हूं कि 30 मार्च को आप लिस्टेड थे और आपने डी लिस्टिंग की अप्लाई कर रखी थी और यहां पर आप अनलिस्टेड हो गए। मुझे फटाफट से बताइए अब क्या होगा? आप 31 और आपकी नेटवर्थ भी 250 करोड़ के बराबर या उससे कम ही है, तो मुझे बताइए अब आप क्या करेंगे? अब आप अपने पास आई गैप अप्लाई करेंगे। नाउ यू विल अप्लाई आई गैप। फिर आपके लिए आईएएस जो है वो वाले अप्लाई करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप अपने पास इस तरह से 31 मार्च को चेक करते हैं। एक बात और बताना चाहता हूं वो भी नोट करके लिख लो। वंस इंड एएस are applied, then entity cannot revoke its application. मुझे एक बात बताओ, मेरी कंपनी लिस्टेड थी, मैंने इंड एएस लगा दिए, अगले साल वो अनलिस्ट हो गई और छोटी कंपनी है, क्या मैं वापस एएस पर आ सकता हूं? फटाफट से बताइए। मेरी कंपनी पे इंड एएस अप्लाई हो रहे थे और मैंने अपने पास अब अपनी कंपनी को अनलिस्ट करा लिया और अब मेरी कंपनी वैसे भी बड़ी छोटी है, क्या मैं वापस से कभी आ पाऊंगा? द आंसर इज नो। आप एक बार अगर वंस इंड एएस आर अप्लाइड, आप कभी भी उसको कैन नॉट रिवोक, अब आप उसकी एप्लीकेशन रिवोक नहीं कर सकते, आप वापस लौट के नहीं जा सकते हैं। अगर आपने मुझे जवाब दिया नो कि ये कंपनी इसमें भी नहीं है, तो फिर आप क्या चेक करते हैं? फिर आप चेक करते हैं कि आप कंपनी है या नॉन कंपनी है। कंपनियों में दो कंपनियां होती हैं, एक होती है नॉन एसएमसी, नॉन एसएमसी को बोलते हैं नॉन स्मॉल एंड मीडियम कंपनी, और एक होती है एसएमसी। एसएमसी होती है स्मॉल एंड मीडियम कंपनी। नॉन एसएमसी को क्या फुल आई गैप लगाना पड़ता है? व्हाट इज आई गैप? 1 से लेके 29 तक, बीच में जो एक्सेप्शन है बता रखी है, 1 से लेके 29 तक। तथा इनके लिए भी क्या कोई फ्रेमवर्क होता है? मुझे फटाफट से बताओ, क्या आप इंटरमीडिएट में कोई पढ़कर आए? यहां बोला कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, नोटिस कर रहे हैं डिफरेंस? यहां बोला कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, यहां बोल रहा हूं फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्या ये यहां पर भी अप्लाई होता है? क्या आपने पढ़ा हुआ है फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? सर हम पढ़कर आए हैं, ये पढ़कर आपने इंटर में एग्जाम भी दिया था इसका, ठीक है। तो यानी यहां पर आपको फुल आई गैप लगाना पड़ता है। इंपॉर्टेंस में किस पर इंफेसाइज कर रहा हूं? फुल पर। सारे के सारे आपको अपने पास आई गैप लगाने पड़ते हैं। जहां पर हम अपने पास बोलते हैं एसएमसी है, वहां पर आपको एग्जम्पशन अवेलेबल है।
कौन कौन से स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड 15 है, 17 है, 20 है, 28 है, 29 में आपको पार्शियल एग्जम्पशन है। ये वैसे आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है, मैंने फिर भी हल्का सा बता दिया। हाँ, प्रणव कह रहा आई गैप और एएस एग्जैक्टली सेम है। हाँ बेटा प्रणव, असल में इंड एएस और एएस वर्ड ना बड़े कॉमन से हैं, तो हमने बोलचाल की भाषा में आई गैप का इस्तेमाल किया, और यही वर्ड इंस्टीट्यूट भी इस्तेमाल करता है, आई गैप। तो व्हेन आई से आई गैप मतलब इंटरमीडिएट वाले स्टैंडर्ड। ओके, आई से तुम ये समझ लो इंटरमीडिएट वाले स्टैंडर्ड, हालांकि आई गैप का मतलब है इंडियन जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ओके प्रणव, तो वैसे ही इसके अंदर भी हमारे पास लेवल है। बताओ कितने लेवल है? लेवल 1 2 3 4। इनको अप्लाई करना पड़ता है फुल आई गैप। इनको क्या अप्लाई करना पड़ता है? फुल। व्हेन आई से फुल आई गैप मतलब ऑल, 1 से लेकर 29 तक सब अप्लाई करना पड़ता है, और इन पर हमारे पास एग्जम्पशंस एंड रिलैक्सेशंस हैं। बाकी वो मेरे चूंकि कोर्स का पार्ट नहीं है, तो मैं उसकी लिस्ट आपको मैं प्रिंट आउट दे दूंगा कि किस पर कौन कौन से स्टैंडर्ड लगते हैं, कौन से नहीं। तो दिस इज द क्रक्स कि किन पर इंड एएस अप्लाई होंगे और किन पर इंड एएस नहीं होंगे। हमने उसको बता दिया इंड एएस क्या होते हैं, इंड एएस का डिफरेंस क्या होता है, किस पर अप्लाई होते हैं, किस पर अप्लाई नहीं होते। तो ये मेरे पास एक शॉर्ट सा टॉपिक था। तो आज हमने अपने पास, चूंकि आपको पहली क्लास में सिर्फ मिलना था, बताना भी था कि साहब हमारे पास इंड एएस क्या होते हैं, इंड एएस कैसे आई, उनकी हिस्ट्री क्या है। और चूंकि पहली क्लास में आमतौर पे स्टूडेंट्स के कहीं ना कहीं टेक्निकल चैलेंज चलते रहते हैं, मैं देख रहा हूं बहुत सारे बच्चों के टेक्निकल चैलेंज चल भी रहे हैं। तो हमारी टीम सैटरडे और संडे दोनों दिन आपकी सहायता करेगी। जिन जिन बच्चों को चैलेंजेस आ रहे थे वो अपने पास एक बार, क्योंकि क्या होता है ना, पहले वो लोग इन्फॉर्म नहीं करते हैं, तो लास्ट मोमेंट पर अचानक हमारी टीम को दबाव आ जाता है। तो आई होप आप अपने पास विद इन 2 डेज अपनी सारी चीजें ठीक कर लेंगे, और हम अगली क्लास यानी मंडे से जब मिलेंगे तो मंडे को हम लोग अपने पास इस नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। हमारा नया टॉपिक कौन सा होगा? नया टॉपिक होगा शेड्यूल 3। हम इंड एएस का शेड्यूल 3 पढ़ेंगे कि इंड एएस की बैलेंस शीट कैसी होगी, इंड एएस का प्रॉफिट एंड लॉस कैसा होगा। जब मेरा इंड एएस 3 खत्म हो जाएगा तो मैं पढ़ूंगा एक और इंड एएस जिसका नंबर होगा इंड एएस 1। फिर मैं आपको कराऊंगा इंड एएस 116 और 115। ओके, इतना करने के बाद हम आपको विराम दे देंगे और हम बोलेंगे यहां रुक जाओ, और आपको फिर एक हमारे गूगल ड्राइव में रिकॉर्डेड टॉपिक है कंसोलिडेशन का, आपको हम बोलेंगे कंसोलिडेशन पढ़ो वहां पर। ठीक है, तो मैं अपना बेस यहां बना चुका होऊंगा, फिर आप अपने पास कॉन्सेप्ट, बैलेंस शीट बता दी, सारे फॉर्मेट्स बता दिए, फिर हम अपने पास बैलेंस शीट के बाद आपको बोलेंगे अब तुम अपने पास क्या करो, कंसोलिडेशन करो। तो आपको हम उसके लिए तकरीबन 40 क्लासेस है, तो हम आपको उसके लिए 40 दिन देंगे, तो आपको रोज आना वो करना है। फिर उसका हम क्वेरी सेशन लगाएंगे, और फिर हमारा लाइव सेशंस दोबारा स्टार्ट हो जाएंगे, और वो जो लाइव सेशन हमारे चलेंगे वो फिर ऑलमोस्ट अदर देन एक आधा टॉपिक छोड़ के बाकी सारी क्लासेस लाइव होंगी आपकी। ठीक है ना, कंसोलिडेशन के अलावा और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अलावा बाकी सारे टॉपिक लाइव होंगे उसके अंदर। इसका फिर भी डिटेल प्लान जो है वो आपको बहुत जल्द भेज देंगे। ठीक है, गार्गी कुणाल पूछ रहे हैं क्या कंसोलिडेशन इंटर वाला है? बिल्कुल भी इंटर वाला नहीं है, बिल्कुल भी इंटर वाला नहीं है, तभी तो आपको समय देंगे उसको करने के लिए। गार्गी पूछ रहे हैं क्वेरी सेशन का टाइमिंग क्या होगा? यही होगा रोज सुबह 6:30 बजे। ठीक है ना, मतलब हम जब भी मिलेंगे 6:30 बजे ही मिलेंगे, और आपको उसकी पूरी जानकारी देंगे कि इस दिन क्वेरी सेशन आ रहा है इस टॉपिक का, तब तक आप कंप्लीट करें। देखो लाइव क्लास के अंदर गूगल ड्राइव का सबसे बड़ा फायदा ये हो सकता है कि आमतौर पर गूगल ड्राइव पे बच्चे का ना मन नहीं कर रहा होता पढ़ने का, तो हम आपको नियमित टाइम देंगे और बोलेंगे अब आप क्वेरीज के लिए हमारे पास आओ। तो अगर आप प्रॉपरली घर से पढ़ लेंगे तो क्वेरी सेशन अटेंड करेंगे तो टॉपिक प्रॉपरली पैकअप होगा। और अगर मान लीजिए आप लाइव सेशन करना ही नहीं चाहते तो आपका अपना प्लान चल रहा होगा, फिर अपने हिसाब से पढ़ रहे होंगे, तो अच्छी बात है, आप उसको अच्छे से प्लान करें तो अच्छी बात है। लेकिन कई बार मैं जानता हूं कि बच्चे अच्छे से प्लान नहीं कर पाते हैं, इसलिए प्रॉब्लम होती है उनको। लिस्टेड कंपनी डीलिंग इन एनी सिक्योरिटी, नहीं प्रणव बेटा, हमने कहा हमने अपनी कंपनी की लिस्टिंग करा रखी है, हमारा शेयर लिस्टेड है, हमारा डिबेंचर लिस्टेड है, हम डील कर रहे हैं लिस्टेड स्क्रिप्ट में, ये नहीं बोल रहा।
मान लो मैं रिलायंस के शेयर खरीदने बेचने का धंधा करता हूं तो मैं इसमें कवर नहीं होऊंगा। मेरे शेयर्स या मेरे डिबेंचर या मेरे बॉन्ड लिस्टेड अगर है तो मुझ पे इंड एस लगेंगे, ठीक है ना। तो आज रवि ने कहा है क्या इंटर वाला कंसोलिडेशन रिवाइज करना? रवि बिल्कुल भी नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ जितना मैं क्लास में पढ़ाऊंगा उतना करना है और गारंटीड है कि पेपर उसमें से मिलेगा आपको। आपको कुछ नहीं और पढ़ना, कोई बेस पुराना नहीं कि इंटर का जहां मुझे कुछ चाहिए होगा मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, हालांकि मुझे कहीं भी नहीं चाहिए होगा, ठीक है ना। तो हम अपने हिसाब से काम करेंगे। ऋषिका पूछ रहे हैं आज के क्लास में कौन सा रेलेवेंट है एग्जाम में। तो ऋषिका ये एग्जाम में स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं आ सकता आपको कि हिस्ट्री बताओ या इंडियस किस पर लगता है ये बताओ, बट ये मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि मेरी आने वाली चर्चाओं में जब मैं बोलूंगा इस कंपनी में इस डेट को इंडियस लगता है तो आप कहें हैं ये कब कैसे होगा। तो आज की क्लास मेरे पास आने वाली क्लासेस की एक फाउंडेशन बन जाती है, ठीक है ना। शुभांगी मैं अभी एक बार चेक करता हूं अपनी टीम से कि आपके यहां क्यों प्रॉब्लम आ रही है। हां अमन, कंसोलिडेशन ही बिजनेस कॉम्बिनेशन है, बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन एक ही है। और हां बिल्कुल अंकित, आप हमारे साथ लाइव क्लास चल रहा है। सिर्फ कौन कौन से क्लासेस हमारे पास ऐसी हैं जो आपकी गूगल ड्राइव पर करनी जरूरी है? सिर्फ इंड एस 2, 7, 24, 33 बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, रेस्ट ऑल इज लाइव, ठीक है ना। तो आप अपनी किताब में देख लें, सिर्फ 4 इंड एस ये हैं, एक चैप्टर बिजनेस कॉम्बिनेशन, एक चैप्टर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, बाकी ऑल लाइव है। तो आपको हम अपने पास क्या करेंगे, आपको हम पहले तो स्टार्ट कराएंगे, फिर आप स्टार्टिंग के साथ साथ ये कर पाए इसके लिए हम आपको इसका टाइम दे देंगे, फिर उसके बाद मैं आपके साथ दोबारा लाइव आ जाऊंगा और पूरा का पूरा लाइव कंटिन्यू करता रहूंगा टिल एंड। ओके, एंड तक हम लाइव चलेंगे उसके अंदर। चलिए, तो आज हम अपने पास यहीं तक बात करेंगे। गौतम कह रहे हैं एसोसिएट भी फैमिली मेंबर है, द आंसर इज यस। एक बच्चे ने पूछा है सर साउंड और वीडियो में सिंक नहीं हो रहा है। वो साउंड और वीडियो में सिंक की कई बार प्रॉब्लम आती है क्योंकि क्या होता है इंटरनेट कहीं पर भी हमारे एंड पर अचानक फ्लक्चुएट कर जाता है, रास्ते में कहीं फ्लक्चुएट कर जाता है, कहीं सर्वर टू सर्वर या आपके एंड पे हो जाता है, तो ये दोनों में मिसमैच आ जाता है, बट ये अपने आप ठीक हो जाता है विद इन फ्यू सेकेंड्स और फ्यू मिनट्स, तो घबराने की कोई बात नहीं है। इंड एस रिवोक नहीं हो सकता, फिर प्रीवियस एग्जाम्पल में आई गैप कैसे आएंगे 1 अप्रैल से। विकास ने पूछा कि सर इस केस में पुराने वाले में आपने ऐसे कैसे कहा कि जब इंड एस रिवोक नहीं हो सकता। यहां तक हम लिस्टेड थे पर हमने अभी तक अपने पास एएस लगा रहे थे, इसका मतलब हम लिस्टेड हुए थे, हम एएस लगा रहे थे। आप बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि हो सकता है हम 24 जून 2000 को भी अनलिस्टेड थे, तो इसी साल हमने लिस्ट कराया और अनलिस्ट भी करा लिया, तो हम एएस में ही चल रहे थे और एएस में ही पूरा साल रहे। तो अब हमारे पास अभी भी एएस में ही चलेंगे क्योंकि 1 तारीख है। बट अगर मान लीजिए आपने एक पर्टिकुलर ईयर में आई गैप हटा करके इंड एस लगा दिया, मान लो इस साल में ड्यू टू द प्रीवियस ईयर, क्योंकि प्रीवियस ईयर में आप लिस्टेड थे, इस वजह से आप पर इंड एस अप्लाई हो गए, तो फिर सोचना बेकार है, फिर तो आप दोबारा लौट के नहीं आ पाएंगे। कीर्ति ने कहा है पार्टनरशिप फर्म पे क्या होगा। बताओ भाई, पार्टनरशिप फर्म ये तो है नहीं है, फिर चेक करें पार्टनरशिप फर्म ये भी नहीं है, इसमें नहीं है, तो पार्टनरशिप फर्म इसमें आ गई, उसमें कंपनी भी नहीं है तो पार्टनरशिप फर्म इसमें आ गई, तो पार्टनरशिप फर्म पर ये अप्लाई होगा। या तो पूरे के पूरे स्टैंडर्ड्स लगाएंगे या कुछ हो सकता है उनको एग्जम्पशंस या रिलैक्सेशंस हो। कीर्ति इसी से मिलती जुलती बात बोलता हूं, एलएलपी पर क्या होगा। तो एलएलपी की अगर हम बात करें तो एलएलपीज आर कंसिडर्ड टू बी कंपनीज, और हम उसके कंटेक्स्ट में अगर वो एलएलपी बड़ी बड़ी है 250 करोड़ से ऊपर वाली है तो इसमें आएंगी, और अगर वो एलएलपी छोटी है तो कंपनीज में आएंगी, वो नॉन कंपनीज में नहीं आएंगी। ठीक है, हम सब्सिडरी कंपनी है इन एच लिमिटेड, हमारी होल्डिंग कंपनी भी है और सब्सिडरी कंपनी है इन बी एंड सी, इट इज एप्लीकेबल ऑन बी। हम सब्सिडरी कंपनी है एच लिमिटेड, ए लिमिटेड, ये एच और ए दोनों लिखा आपने। गार्गी मुझे शॉर्ट में बताओ, मैं कंपनीज आपने उसमें जो नाम लिखे आई कैन नॉट आइडेंटिफाई कि आप किसकी बात कर रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं एक सब्सिडरी, 2 पेरेंट की एक सब्सिडरी हो सकती है, अगर ऐसा कह रहे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता।
अगर एक सब्सिडरी है तो उसका एक ही पेरेंट होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि उसके दो पेरेंट हो जाएं। तो स्टिल मैं आपकी बात जितनी समझ पाया मैंने उसका आंसर दिया। When a company applies for listing, shall it file the financial statements as per Ind AS? The answer is no. विशेष, the moment board of director resolution पास कराते हैं कि हम अपने पास Ind AS हम अपने पास लिस्ट करा लेंगे, तो कंपनी इज इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग। जैसे ही कंपनी इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है और वो 31 मार्च आ गई, इंपॉर्टेंट डेट तो 31 मार्च हो गई ना, बीच में कभी होता रहे मुझे फर्क नहीं पड़ता, 31 मार्च आ गई, तो अब अगले ही दिन तुम पे क्या लग गए? इंड एस, चाहे तुम बाद में लिस्ट कराओ कि ना कराओ। और आपने कहा अपने आप को लिस्ट कराने के लिए कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट देने पड़ते हैं, तो वो सेबी है। तो सेबी हमसे जो मांगता है हमारे स्टैंडर्ड स्टेटमेंट्स मांगता है जो हमने ऑलरेडी पब्लिश किए हैं, विच आर ऑल एज पर एएस, देयरफॉर देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। इंड एस वॉलेंट्री रिपोर्टिंग कोई भी कंपनी कर सकती है, द आंसर इज यस। कोई भी कंपनी वॉलेंटरी इंड एस लगा सकती है लेकिन रिवोक नहीं कर सकती। एक बार इंड एस लग गए तो रिवोक नहीं हो सकती है, ठीक है। कीर्ति कह रहे हैं अगर इंड एस वाली कंपनी पार्टनर है, अगर कंपनी पार्टनर है हमारी पार्टनरशिप फॉर्म में, उस केस में क्या होगा? उनका कहना है कि अगर मान लीजिए कोई कंपनी ही है जो कि हमारा पार्टनर है, उसे हम जॉइंट वेंचर बोलते हैं, जिसे आप पार्टनरशिप बोल रहे हैं ना, हम उसे जॉइंट वेंचर बोलते हैं। तो आपका सवाल यह है कि अगर हमारा एक पार्टनर जो है वो हमारा जॉइंट वेंचर है तो क्या उसमें कवर होगा? द आंसर इज नो। हमारी ज्वाइंट वेंचर्स पर यह स्टैंडर्ड अप्लाई होता है। इसका मतलब जहां जहां पर भी हमने ज्वाइंट वेंचर्स खोल रखे हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपना एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी बना रखी है, उसमें और लोग भी हैं, उस पर अप्लाई होगा, ओके। लेकिन उनके अंदर जो पार्टनर्स है उनकी बात नहीं कर रहा मैं अपने पास। वी आर सब्सिडरी एंड आवर होल्डिंग हैज मोर our holding company has more subsidiaries. Ind AS is applicable to us as a result of which it... हाँ बिल्कुल, गार्गी ने जो अब बात कही है मुझे समझ में आ गई। गार्गी का क्या कहना है? वो कह रहे हैं कि सर मान लीजिए एक कंपनी है, उसकी एक S1, S2, S3, S4 सब्सिडरी है, इस पर अगर इंड एस अप्लाई हो गए तो उनका कहना है इसका मतलब एच पर भी अप्लाई होंगे, द आंसर इज यस। इसका मतलब S2, S3, S4 पर भी अप्लाई होंगे, द आंसर इज यस। जब मैंने कहा पूरे परिवार पे अप्लाई होंगे तो रूट बनाने की गार्गी आवश्यकता नहीं पड़ेगी हमको कि हम कहें यहां से यहां, यहां से यहां, पूरे परिवार पर ही अप्लाई हो जाएंगे, उस ग्रुप पर अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। इसका अंदर द मोमेंट आप होल्डिंग बोलेंगे कि होल्डिंग पर आ गए तो होल्डिंग का मतलब है कि एवरीवन इन द कंपनी ग्रुप सारे के सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। ऋषिका, अभी बेहतर है कि अभी आप कोई भी रिकॉर्डेड टॉपिक स्टार्ट ना करें जब तक मैं शेड्यूल 3 पूरा नहीं कर देता, ओके। क्योंकि शेड्यूल 3 में कुछ अमेंडमेंट्स हैं, आई वांट कि वो डिस्कस करके फिर आप टॉपिक करें। इसीलिए शायद हमने टीम को मना किया था कि गूगल ड्राइव पर कंटेंट ना डालें। आई एम नॉट श्योर आपको डाला है कंटेंट के नहीं, बट मैंने मना कर रखा है। मैं चाहता हूं कि पहले 2-3 क्लासें आप पहले मेरी कर लें, शेड्यूल 3 पूरा कर लें, फिर हम क्लासेस डाल देंगे, फिर आप उनको देख सकते हो। उससे पहले हम नहीं चाहते कि आप क्लासेस को देखें जिससे आपका फ्लो बिगड़े। रवि कह रहा है सर हमें रिवीजन करने के लिए कितना टाइम चाहिए? ऐसा कुछ टाइम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं आपको एक बात बताता हूं रवि, बात को ध्यान से सुनना, बिल्कुल आसान है। जितना मैंने आज पढ़ाया कोई मुश्किल था? रोजाना आपको लगेगा ये तो बिल्कुल आसान बात थी। द ओनली प्रॉब्लम लाइज इज कि आपका कंटेंट बहुत ज्यादा है, तो इसलिए सोचना है तो पता क्या सोचो कि आज की क्लास को समराइज करके मैं अपने पास कैसे रख लूं, ठीक है ना। अगर उसका पीडीएफ बनाकर अपने पास रख लूं या उसका कोई ऑडियो बना के मैं रख लूं, मैं भी आपको उसकी समरीज दूंगा, लेकिन मेरी समरीज में और आपकी समरीज में अंतर होगा। आपकी समरी जो आपको चाहिए उसके हिसाब से होगी, मेरी समरी जो मुझे लगता है कि जनरल स्टूडेंट को चाहिए होती है उसके हिसाब से होती है। तो आप अपने पास अगर अपनी एक समरी हर क्लास की बनाते रहेंगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। बाकी अदरवाइज यू विल एंजॉय फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ ये कितने करेक्ट स्टैंडर्ड्स हैं। तो आज की क्लास केवल यहीं तक, और जिन जिन स्टूडेंट्स को दिक्कत है प्लीज कंटिन्यू टू बी इन कांटेक्ट ऑन टेलीग्राम, ताकि हम लोग अपने पास काम करते रहे। मैं आपको बता दूं कि अगर मैं टेलीग्राम पर बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं हूं, आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर अपनी क्वेरीज, ओनली क्वेरीज, वो भी सब्जेक्ट क्वेरीज, मुझे आप टेक्निकल क्वेरी भेजेंगे तो कोई फायदा ना होगा, मैं ना उनको पढ़ पाऊंगा ना समझ पाऊंगा। तो इसका मतलब आप मुझसे सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट की क्वेरीज इस नंबर पे व्हाट्सएप अगर आप मुझे करेंगे
तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं टेलीग्राम पर भी हूं, पर मैं बहुत एक्टिव नहीं हूं टेलीग्राम पर, इसलिए आप उस टेलीग्राम से मुझसे ज्यादा अपेक्षा ना करें। मुझे टेलीग्राम बहुत कम समझ में आया, मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन मुझे नहीं समझ में आया। तो हम आज के लिए इतना ही पढ़ रहे हैं और हम आपको मंडे को मिलने वाले हैं विद शेड्यूल 3। थैंक यू एंड बाय। हाँ कल्पेश, जो स्लाइड्स हैं ये सारी की सारी आपको एलएमएस पर मिल जाएंगी, ठीक है ना। बस ठीक है, बाय।